घर में आप अक्सर अपने पेरेंट्स को हिसाब किताब करते हुए देखते होंगे। इस महीने कहाँ खर्च हुआ, कितना खर्च होगा। और कभी कभी जब आप पैसे मांगते हैं तो वो बोल देते हैं कि हम इस महीने नहीं दे पाएंगे, तुम्हारे सामान, तुम्हारी जो चीज़ें हैं ज़रूरतों की, उनको हम अगले महीने लिवा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके बजट से आपका खर्च आगे जा रहा है, उनके हिसाब किताब में नहीं बैठ रहा है। मतलब जो उनकी इनकम है, जो उनकी प्राप्ति है, जो आय है, उससे आपका खर्च, पूरा खर्च जो महीने का है वो ज़्यादा हो रहा है। और अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो गया, आय से ज़्यादा खर्च हो गया, तो कर्जे की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए वो हिसाब किताब रखते हैं ताकि अपने इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और खर्च के बीच संतुलन बिठा सकें। इसी को ऑफिशियली भाषा में बोलते हैं बजट। और जब ये बजट सरकार बनाती है, यानी ये हिसाब किताब सरकार रखती है, तो इसको बोलते हैं सरकारी बजट। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, जहां हम पढ़ेंगे बजट। हम जानेंगे कि बजट क्या है, दूसरा हम जानेंगे कि बजट की आवश्यकता क्यों है, और नेक्स्ट हम जानेंगे बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, और साथ में जानेंगे कि पास कैसे होता है, यानी बजट पास करने की प्रक्रिया को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट क्या है। बजट फ्रेंच शब्द बूझे से लिया गया है, BOUGETTE। इसे बुझे और कहीं कहीं बुजट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बजट फ्रेंच शब्द बुझे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जिसमें बजट से संबंधित दस्तावेज रखे जाते थे। लेकिन कोरोना महामारी के कारण डिजिटल बजट की शुरुआत हुई। तो बजट है क्या? चूंकि हम सरकारी बजट पढ़ रहे हैं, तो सरकार के सापेक्ष इसकी डिफिनेशन समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं। जो बजट होता है वो सरकार के आगामी वर्ष के आय, इनकम और खर्च, एक्सपेंडिचर का अनुमानित विवरण होता है। एस्टिमेट, अनुमानित विवरण होता है। बजट सरकार के आगामी वर्ष के आय और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। ठीक है, तो सरकार आखिर बजट क्यों बनाती है, यानी सरकार को बजट बनाने की क्या आवश्यकता है? पहले आप बताएं कि आप अपना बजट क्यों बनाते हैं, आप अपना हिसाब किताब क्यों रखते हैं? ताकि आप अपने इनकम और खर्च के बीच संतुलन स्थापित कर सके। आपको पता हो कि मेरी ये इनकम है और मुझे इस हिसाब से खर्च करना है, इसीलिए बनाते हैं ना बजट। ठीक इसी प्रकार सरकार के पास भी संसाधन सीमित होते हैं, आय के स्रोत सीमित होते हैं, और उसे बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करनी पड़ती है। बहुत सारे, अधिकाधिक वो चाहती है कि जैसे लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, आधारभूत संरचना है, रक्षा, अनुसंधान, वेतन भत्ता, सब्सिडी इत्यादि में खर्च करती है। तो सरकार कोशिश करती है कि वो सीमित संसाधनों का उपयोग करके अधिकाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके, इसीलिए सरकार बजट बनाती है। तो हम समझ गए कि सरकार बजट क्यों बनाती है, क्योंकि सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, खर्च अधिक होते हैं, उसे अधिकाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है, इसीलिए सरकार बजट बनाती है। और जब सरकार बजट बनाती है तो 3 प्रकार के इसमें आंकड़े शामिल होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। पहला, अनुमानित आंकड़ा, बजट एस्टिमेट, यानी वो जिस वर्ष का बजट बना रही होती है उस वक्त के आंकड़े, यानी आगामी वर्ष के इसमें आंकड़े शामिल होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है संशोधित आंकड़ा। संशोधित यानी वर्तमान वर्ष में, जिस वर्ष में बजट हम बनाने जा रहे हैं उसमें 2 आंकड़े शामिल होते हैं, एक संशोधित और एक अनुमानित। ठीक है, संशोधित मतलब जो वित्तीय वर्ष हमने पूरा कर लिया, वित्तीय वर्ष के 10 महीने जो हमने पूरे कर लिए वो उसे संशोधित में रखते हैं। और अनुमानित जो अभी 2 महीने बचे होते हैं, क्योंकि बजट फरवरी में पेश होता है और वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है ना। तो अभी जो वित्तीय वर्ष से समाप्त होने में टाइम होता है, तो जो 2 महीने बचे होते हैं उसका अनुमानित यानी वर्तमान वर्ष के 2 आंकड़े, संशोधित जो 10 महीने पूरे हो गए और जो 2 महीने बचे हैं उसका अनुमानित आंकड़ा। ठीक है, इसको संशोधित आंकड़ा बोलते हैं। तीसरा होता है वास्तविक आंकड़ा, यानी जो वित्तीय वर्ष पूरा हो चुका है, पिछला आंकड़ा। ठीक है, इसमें पिछले वर्ष के आंकड़े शामिल होते हैं। आप ऐसे देखिए, जैसे आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, हमें वर्ष 2026-27 का बजट बनाना है, तो यह 1 फरवरी 2026 में प्रस्तुत होगा। ठीक है, अर्थात अगर हम वित्तीय वर्ष देखें तो हम जानते हैं वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो उस वक्त वित्तीय वर्ष क्या होगा? 25-26 में प्रस्तुत होगा, यानी वित्तीय वर्ष 25-26 होगा। और अगर ईयर देखें तो 1 फरवरी 2026 में प्रस्तुत होगा। किस साल का बजट? 2026-27 का। तब 2026-27 के संदर्भ में अगर हम देखें तो जो हमने अभी बताया 26-27 के लिए जो बजट बन के प्रस्तुत होगा, यानी 26-27 के लिए जो बजट हम बनाएंगे उसको बोलेंगे अनुमानित। ठीक है, वो हमारा एस्टिमेट यानी अनुमानित आंकड़े में आएगा। और जिस साल यानी हम 25-26 में बजट बना रहे हैं, ठीक है, तो 25-26 में आप देख रहे हैं कि एक वित्तीय वर्ष जो हमारा है, वित्तीय वर्ष का जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है, उसका कुछ समय 10 महीने पूरे हो चुके हैं। तो वो जो आंकड़े हैं उसके क्या है? संशोधित आंकड़े। ठीक है, और जो अभी वित्तीय वर्ष पूरा होने में जो 2 महीने बचे हैं
उसके जो आंकड़े हैं वो अनुमानित आंकड़े होंगे, ठीक है। यानी ये वर्तमान वर्ष के आंकड़े हैं, दोनों ये वर्तमान वर्ष के हैं और ये आगामी वर्ष का आंकड़ा है, ठीक है। और ये यानी 24-25 का जो आंकड़ा है वो हमारा वास्तविक आंकड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरह बजट में जब आप जाएंगे, वित्त मंत्रालय की जब साइट में जाएंगे तो आप देखेंगे जो बजट होगा उसमें इस तरह से 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि जो बजट होता है उसमें 3 प्रकार के आंकड़े शामिल होते हैं, अनुमानित वर्ष का आंकड़ा एस्टीमेट, संशोधित आंकड़ा रिवाइज्ड और वास्तविक एक्चुअल, ठीक है। यानी पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, पिछले वर्ष का वास्तविक, क्योंकि वो साल तो पूरा हो चुका तो उसका जो आंकड़ा होगा तो वो एक्चुअल होगा, है ना। और आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा और वर्तमान वर्ष के 2 आंकड़े, अनुमानित और संशोधित। अनुमानित मतलब जो अभी 2 महीने वित्तीय वर्ष पूरा होने में बचे हैं, 2 माह वित्तीय वर्ष के पूरा होने में जो 2 माह बचे होते हैं वो, और जो 10 माह पूरा हो चुका है उसके आंकड़े, ठीक है। पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, आगामी वर्ष का अनुमानित आंकड़ा और वर्तमान वर्ष के 2 आंकड़े, अनुमानित और संशोधित। यानी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में जो 2 माह बचे हैं वो आंकड़े अनुमानित कहलाएंगे, वर्तमान वर्ष के अनुमानित, और जो 10 माह वित्तीय वर्ष का पूरा हो चुका है वो संशोधित आंकड़ा कहलाएगा वर्तमान वर्ष का। तो अब हम जानते हैं कि बजट निर्माण की प्रक्रिया क्या है, यानी इसको बनाने की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि जो बजट होता है वो संसद में हमेशा धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में प्रस्तुत होता है। और जो बजट बनाने का जो मंत्रालय होता है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। हमने बताया था पहले मंत्रालय आता है, फिर विभाग आता है, फिर कार्यालय संभाग आता है। तो जो मंत्रालय है वो कौन है? वित्त मंत्रालय। और जो विभाग है वो आर्थिक कार्य विभाग, तथा कार्यालय संभाग कौन सा है? बजट संभाग, बजट डिवीजन, ठीक है। तो जो बजट डिवीजन होता है, बजट संभाग होता है, वो एक प्रकार का बजट सर्कुलर जारी करता है। ये क्या और किसे जारी करता है? जो विभिन्न प्रकार के मंत्रालय और विभाग होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के विभाग और मंत्रालयों को बजट जो संभाग होता है, बजट डिवीजन होता है, वो एक प्रकार का बजट सर्कुलर जारी करता है, सर्कुलर देता है। इसमें वो क्या करता है? इसमें वो पूछता है कि आपने जो पिछला खर्च था, जो पिछला आपने बजट मांगा था, उसको कहाँ खर्च किया, कैसे खर्च किया, और साथ ही आप अपने आगामी खर्च को बताएं, यानी आपको अब कितने धन की आवश्यकता है, ठीक है। ये कौन पूछता है? बजट संभाग बजट सर्कुलर जारी करता है, किन्हें? विभिन्न मंत्रालयों को या विभागों को। और ये जो विभिन्न विभाग और मंत्रालय हैं, ये अपने आगामी वर्ष का जो खर्च है उसको, अनुमानित जो खर्च है उसको बताते हैं, अनुमान करते हैं, और किसको भेजते हैं? वित्त मंत्रालय को भेज देते हैं। और वित्त मंत्रालय अब तक 2 काम कर चुका होता है। पहला, वो अपनी प्राप्ति, आय या इनकम को अनुमानित कर चुका होता है, यानी उसने अनुमान लगा लिया होता है कि मुझे कहां, कितने, किन स्रोतों से कितनी प्राप्ति होगी, ठीक है। और तत्पश्चात वो विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को खर्च का आवंटन करता है, इसी को बोलते हैं अनुदान मान, ठीक है। इसके पश्चात जो वित्त मंत्रालय है, जब वित्त मंत्रालय के पास बजट, उन्होंने अपना अनुमान भेज दिया विभिन्न विभागों ने, वित्त मंत्रालय ने अनुमान कर लिया अपनी आय का, और बजट का जो खर्च, जो आय है उसके अकॉर्डिंग खर्च का आवंटन कर दिया। अब बजट बनाने की प्रक्रिया यहाँ पे समाप्त होती है। उसके बाद आता है जनवरी माह का 3 से 4 सप्ताह के बीच का समय। इस वक्त होता है हलवा उत्सव, हलवा सेरेमनी। आप जानते हैं हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो मुंह मीठा कराया जाता है। तो इस हलवा सेरेमनी में जो वित्त मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं? वो बजट बनाने में जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, जो अर्थशास्त्री, जो बुद्धिजीवियों ने अपना सहयोग दिया, क्या करते हैं? उनको मुंह मीठा कराया जाता है, उनका मुंह मीठा कराया जाता है। और उन सब के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो कन्वर्सेशन, जो मेल जोल है, उस अधिकार को कुछ दिन के लिए छीन लिया जाता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं, है नहीं, एक तरह से उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। कब तक के लिए? जब तक कि ये बजट 1 फरवरी सुबह 11 बजे पेश नहीं हो जाता और साथ में इसकी प्रिंटिंग या कॉपी नहीं प्राप्त कर ली जाती, ठीक है। तब तक उन्हें किसी से ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करने दिया जाता। किन्हें? जिन्होंने बजट बनाया है। किसके बाद उन्हें नजरबंद किया जाता है, यानी उनके अधिकार छीने जाते हैं? ये हलवा सेरेमनी के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे बजट बनने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है। अब ये बजट संसद में जाएगा 1 फरवरी सुबह 11 बजे, और जब ये बजट संसद में जाएगा तो वहां ये बजट 7 चरणों में पास होता है, यानी इसको 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। अब ये 7 चरण कौन से हैं? देखिए, तो ये रही हमारे, देखिए, बजट निर्माण की प्रक्रिया। हमने मेंशन किया ना, मंत्रालय कौन सा, विभाग, जो हमने पूरी प्रोसेस आपको समझाई कि इस प्रक्रिया के तहत, देखिए, ऐसे पूरा बजट निर्माण की प्रक्रिया जो भी हमने आपको समझाई, ठीक है। अब बजट पास करने की जैसे हम प्रक्रिया बता रहे हैं वो कैसे, देखिए। तो जो बजट पास करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रमुख 7 चरणों में होती है, और ये 7 चरणों को पूरा होने में 70 से 80 दिन का समय, तथा कभी कभी इससे ज्यादा का भी समय लग जाता है, ठीक है।
तो पहला क्या है, बजट का प्रस्तुतिकरण, यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रातः 11 बजे क्या किया जाता है, बजट को पेश किया जाता है। ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं बजट पर सामान्य चर्चा, यानी इस पे डिबेट होती है कि बजट कैसा है, लोक कल्याणकारी है कि लोक लुभावन है, उसके स्वरूप पर यानी चर्चा की जाती है। ठीक है। तीसरा है अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान, यानी कटौती प्रस्ताव और गिलोटी। ये हम आपको आगे जो कुछ टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स को भी बताएंगे। ठीक है। अभी इतना समझिए, जो अनुदान मांगे इस चर्चा से पूर्व लोकसभा में क्या होती है, एक संसदीय समिति का क्या होता है, गठन किया जाता है, जिसमें पक्ष और विपक्ष सभी सदस्य होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो किसी प्रकार के अगर बजट में कोई त्रुटि है या कोई दोहराव है, दोहराव मतलब जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है, ठीक है, जैसे मनरेगा या कृषि से संबंधित, ठीक है, इसमें जो पैसे मांगे गए हैं, जो धन की जो मांग की गई है उसको दोबारा कर ली गई हो, ठीक है, एक चीज़ को 2 बार रिपीट किया गया हो। ठीक है। तो ये जो दोहराव है, जो अप्रासंगिक खर्च हैं, उनसे संबंधित या इन मुद्दों से संबंधित इस पर क्या होती है, चर्चा होती है और फिर कटौती प्रस्ताव या गिलोटिन आता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा विनियोग बिल, ठीक है, या विधेयक। ये एक प्रकार का क्या होता है, चेक होता है, जो सरकार के संचित निधि से पैसे निकालने के काम आता है। ठीक है। ये इसको 2 भागों में आप बांट सकते हैं, यानी इसमें भारित खर्च होता है और एक होता है गैर भारित खर्च। भारित खर्च क्या होता है, इसमें केवल सामान्य चर्चा होती है। और ये कौन से खर्च होते हैं, जो संवैधानिक पद पर जो आसीन पदाधिकारी होते हैं, जो उच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारी होते हैं, उनके वेतन इत्यादि से संबंधित, जैसे राष्ट्रपति का वेतन क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन क्या होना चाहिए, इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर केवल सामान्य चर्चा होती है। दूसरे इसमें होता है गैर भारित खर्च। गैर भारित खर्च यानी अनुदान मांग से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वित्त विधेयक, यानी कर संबंधित प्रावधान। हम देखते हैं कि जो टैक्स हैं, कर हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, ये 5वें चरण में चर्चा होती है। ठीक है। छठवां है हमारा राज्यसभा में चर्चा और पास, लेकिन याद रखना राज्यसभा में कभी भी मतदान नहीं होता, इसमें सिर्फ चर्चा होगी और उसे पास कर दिया जाता है। और ये पास करने की प्रक्रिया 14 दिन के अंदर उन्हें पूरी करनी पड़ती है, यानी 14 दिन तक अगर राज्यसभा पास नहीं करता है तो वह स्वतः पास पारित माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो 7वां चरण है वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। ठीक है। और इस प्रकार हमारे जो बजट पास करने की प्रक्रिया 7 चरणों में पूरी होती है। तो हमने बजट निर्माण और पास करने की प्रक्रिया से पहले एक शब्द सुना था, क्या, कि संसद में बजट हमेशा धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ना कि वित्त विधेयक के रूप में। अब ये धन विधेयक, मनी बिल या वित्त विधेयक, फाइनेंशियल बिल, ये क्या होता है? सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते, बल्कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। मतलब कहने का ये है कि सभी आम फल हैं, आम की जितनी भी वैरायटी हैं वो सभी फल हैं, लेकिन सभी फल आम नहीं हैं। मतलब सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, जबकि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अब कोई विधेयक, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये लोकसभा के अध्यक्ष इसको प्रमाणित करेंगे, इसकी पुष्टि करेंगे। और वो कैसे करेंगे? वो संविधान के आर्टिकल 110 के तहत, संविधान के आर्टिकल 110 में कुछ मत, कुछ आइटम रखे गए हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा वित्त विधेयक धन विधेयक होगा और कौन सा नहीं। तो इस प्रकार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक अधिकार प्राप्त है। जैसे, तो पहला, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। दूसरा, धन विधेयक पे चर्चा और मतदान दोनों का अधिकार केवल लोकसभा के पास है, राज्यसभा इस पे केवल चर्चा कर सकती है, मतदान नहीं। तीसरा, धन विधेयक में संशोधन का अधिकार भी किसको प्राप्त है? लोकसभा को, राज्यसभा को नहीं। लेकिन राज्यसभा इस पे अनुशंसा कर सकती है, संशोधन की रिकमेंड कर सकती है, जिसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। चौथा, धन विधेयक यदि लोकसभा में पारित नहीं होता, और आप जानते हैं कि धन विधेयक को पारित करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है, तो यदि धन विधेयक लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार को अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होगा, यानी ये मान लिया जाता है कि सरकार अल्पमत में आ चुकी है और लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। धन विधेयक को पास या पारित कराने के संदर्भ में संसद में किसी भी तरह के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि लोकसभा में धन विधेयक पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है चर्चा के लिए, और अगर राज्यसभा इसे 14 दिन के भीतर पारित नहीं करता तो इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। ठीक है। यदि राज्यसभा को किसी प्रकार की संशोधन से संबंधित अनुशंसा करनी है तो वह 14 दिन के भीतर करती है। ठीक है। लेकिन सरकार, जैसे हमने बोला कि लोकसभा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो धन विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगी और राज्यसभा 14 दिन के भीतर इस पर चर्चा करके इसको पारित करेगी। अगर नहीं करती है तो इसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि दोनों सदनों में पारित होने के बाद जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, और राष्ट्रपति इसे कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही प्रस्तुत किया जाता है या पेश किया जाता है, इसीलिए राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार का जो बजट है वो धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत और पारित किया जाता है। हम नेक्स्ट टर्म समझते हैं कोष, यानी संवैधानिक कोष कितने प्रकार का है। तो भारत में 3 प्रकार का संवैधानिक कोष है। पहला, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि। दूसरा है लोक खाता, पब्लिक अकाउंट। तीसरा है आकस्मिक कोष, कंटिजेंसी फंड। ठीक है, अब इनको हम डिटेल से समझते हैं कि भारत की जो संचित निधि है वो क्या है, लोक खाता क्या है और आकस्मिक कोष ये क्या है। ठीक है, तो पहला कोष है संचित निधि या संचित कोष, कंसोलिडेटेड फंड। ठीक है, ये क्या होता है, इस पे नियंत्रण संसद का होता है, यानी सरकार बिना संसद की अनुमति से, बिना संसद की अनुमति के संचित निधि से 1 रुपए भी नहीं निकाल सकती। ठीक है, और इसमें सरकार की सभी प्रकार की प्राप्तियां शामिल होती है, जैसे कर राजस्व या बाजार उधारी यानी अनुदान से संबंधित। ठीक है, लेकिन इसमें लघु बचत योजनाएं जो होती हैं और विनिवेश से जो प्राप्ति होती है वो शामिल नहीं होती। विनिवेश मतलब होता है जब सरकार अपनी संपत्ति या अपने स्वामित्व को बेचती है, बाजार में विक्रय करती है, जैसे एयर इंडिया का विनिवेश हुआ टाटा, है ना, तो ये आप समझ गए विनिवेश। ठीक है, तो इस तरह सरकार संसद की अनुमति से संचित निधि से पैसे धन निकाल सकती है। ठीक है, और कैसे निकालती है, विनियोग बिल के माध्यम से। ठीक है, विनियोग बिल के माध्यम से। यही कारण है कि विनियोग बिल को एक प्रकार का धन विधेयक भी कहा जाता है। दूसरा है हमारा लोक खाता है, पब्लिक अकाउंट। इस पे नियंत्रण कार्यपालिका का होता है, यानी सरकार का होता है। इसमें सरकार की विभिन्न प्रकार की लघु बचत योजनाएं शामिल होती हैं। ठीक है, लोक खाता के अंतर्गत 2005 में सरकार ने राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना करती है, जिसके अंतर्गत विनिवेश से जो प्राप्ति होती है उसको भी लोक खाता में शामिल किया जाता है। और हमने बताया था विनिवेश क्या है, जब सरकार अपने संपत्ति या स्वामित्व का बाजार में विक्रय करती है, उससे जो प्राप्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, विनिवेश बोलते हैं। ठीक है, तो 2005 में सरकार ने NIF को भी इसमें शामिल किया, किसमें, पब्लिक अकाउंट में, लोक खाता में। इसमें सरकार यानी कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। तीसरा जो हमारा है आकस्मिक कोष, कंटिजेंसी फंड। इस पे जो नियंत्रण होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का। इससे सरकार या कार्यपालिका तभी धन निकासी कर सकती है जब संसद सत्र में ना हो, यानी किसी विशेष परिस्थिति में ही आकस्मिक कोष से धन निकासी की जा सकती है, वो भी राष्ट्रपति की अनुमति से। और जैसे ही संसद सत्र में आती है, संचित निधि से पैसे जो आपने धन निकासी की है उसको पुनः आपको आकस्मिक कोष में, कंटिजेंसी फंड में रखना होगा। और इसमें आकस्मिक कोष में वर्तमान में अभी जो धनराशि है वो 500 करोड़ की है, लेकिन कोरोना महामारी का आपने देखा जो समय था उसमें इसकी उपयोगिता को देखते हुए इस कोष की जो अमाउंट है, इसकी जो धनराशि है उसको 500 करोड़ से 30,000 करोड़ करने की अनुशंसा की गई है। तो हमने देखा कि संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, इसका आर्टिकल 266 क्लॉज 1 में इसका वर्णन है। सेकेंड, लोक खाता, पब्लिक अकाउंट 266 266 2 में वर्णन है। और आकस्मिक कोष इसका आर्टिकल 267 में वर्णन है। तो ये हमारे 3 प्रकार के कोष होते हैं। कोष आप इस तरह समझ लीजिए आम भाषा में, सामान्य भाषा में, कि रख रखाव एक तरह से धन का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे अकाउंट में जमा कर देते हैं, कुछ कैश में रख देते हैं, कुछ का धन खरीद, कुछ की संपत्ति खरीद लिए, है ना। इसी तरह सरकार अपना जो धन है वो 3 जगह इस तरह रखती है। एक संचित निधि के माध्यम से जो उसकी आय और प्राप्ति होती है, ठीक है, एक रखती है लोक खाता में, और एक होता है अपना धन कहाँ रखती है, आकस्मिक कोष में। ठीक है, और हमने देखा किस पे किसका नियंत्रण होता है। ठीक है, यानी संचित निधि में संसद का नियंत्रण होता है, लोक खाता में सरकार का नियंत्रण होता है, और आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। और जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है उसको सरकार कैसे खर्च कर सकती है हमने आपको बताया। नेक्स्ट हम समझते हैं कटौती प्रस्ताव, हम समझते हैं। ठीक है, ये अनुदान मांग में चर्चा से संबंधित है। हमने देखा था जो बजट पास करने का जो चरण है, अनुदान मांग पर जो चर्चा है तीसरे चरण में, ये वहां से संबंधित है। ठीक है, तो कटौती प्रस्ताव जो होता है उसके 3 चरण होते हैं। पहला, नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन। दूसरा, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन। और तीसरा, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव यानी टोकन कट मोशन। अब ये क्या होते हैं तीनों? तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव, पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, ये अनुदान मांग से संबंधित होता है, हमने जैसे कि बताया। तो इसमें किसी भी प्रकार का अनुदान मांग से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होने पर अनुदान मांग को कम करके 1 रुपए कर दिया जाता है। दोष कैसे? जैसे किसी भी प्रकार का दोहराव हो जाए,
यानी अगर कृषि से संबंधित या किसी भी कार्य से संबंधित, किसी भी कार्यक्रम से संबंधित सरकार ने धन की मांग की, ठीक है। अब उसका नाम बदल के या किसी भी तरह से उसका दोहराव कर दिया, ठीक है। तो ये जो अनुदान मांग में ये जो दोहराव संबंधित जो दोष है, तो इस दोष के कारण क्या होगा, जो अनुदान मांग है उसको कम करके पूरा का पूरा 1 रुपया कर दिया जाएगा। लेकिन इसको पारित होने के लिए बहुमत की आवश्यकता होती है, और अगर ये बहुमत से पारित हो जाए तो माना जाएगा कि सरकार अल्पमत में आ गई है, और हमने बताया सरकार को अपने मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देना होगा। तो इसलिए ये स्थिति जल्दी नहीं बनती, जल्दी ये पारित नहीं होता, क्योंकि सरकार बहुमत में है, तो कैसे पारित होगा फिर, है ना। दूसरा जो है आर्थिक कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन। ये क्या होता है, ये मितव्ययता से संबंधित होता है। जैसे सरकार की सपोज कोई स्कीम है मनरेगा, ठीक है, इसमें पिछले साल 60 लाख रुपए मांगे गए थे, धन मांगा गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको बढ़ाकर 80 लाख करा गया। तो इसमें पूछा जाएगा कि भाई 80 लाख क्यों, 60 लाख में काम जो चल तो रहा था, लोग कहाँ रोजगार इसमें ले रहे हैं मनरेगा के तहत, अब तो रोजगार भी नहीं लोग ले रहे हैं। तो पूरा देखा जाएगा, इसकी मितव्ययता अगर हो रही है तो आर्थिक प्रस्ताव के तहत इसमें क्या होगा, इसमें कटौती की जाती है। तीसरा है हमारा सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन। इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी प्रकार का दोष पाया जाता है तो क्या किया जाता है, अनुदान मांगों में 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। अमूमन ये पास हो जाता है। नेक्स्ट है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है, जो बजट होता है जब वो पास होता है तो उस पास होने की प्रक्रिया के पहले सरकार क्या करती है, 2 महीने का जो पूरा बजट है 1 साल का, उसमें से 2 महीने का खर्च क्या करती है, पहले से ही पारित करवा लेती है, पास करवा लेती है। यानी 1 साल में 12 महीने, 2 महीने का निकाला यानी 1/6, यानी कुल बजट का 1/6 सरकार 1/6 जो खर्च है वो पहले से ही बजट पारित होने से पूर्व ही क्या करती है, पास करवा लेती है। क्यों, ताकि जो सरकार की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं या फिर जो पेंशन भत्ता इत्यादि में जो खर्च करना हो वो ना रुके, वो सुचारू रूप से विकास और ये कार्यक्रम जो है इत्यादि चलता रहे, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेखानुदान। यानी बजट पास होने की प्रक्रिया के दौरान, बजट पास होने से पूर्व सरकार 2 महीने का खर्च क्या करती है, पहले से ही पारित करवा लेती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। तो अब जानते हैं भारत में बजट का इतिहास। संविधान के आर्टिकल 102 में 112 में केंद्रीय बजट का वर्णन मिलता है, केंद्रीय बजट से संबंधित है संविधान का आर्टिकल 112 तथा संविधान का आर्टिकल 202 राज्य के बजट से संबंधित है। लेकिन इन दोनों ही आर्टिकल में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो फिर किसका प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। तथा भारत का पहला बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया। यही कारण है कि जेम्स विल्सन को भारत में बजट का प्रणेता कहा जाता है। तथा स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो 1947 में पेश किया गया था, किसने पेश किया था, आर शनमुखम चेट्टी, और इन्होंने ये अंतरिम जो सरकार है उसका बजट पेश किया था। तथा गणतंत्र भारत का यानी 1950 में भारत गणतंत्र हुआ, तो गणतंत्र भारत का जो प्रथम बजट है वो किसने प्रस्तुत किया, जॉन मथाई ने। नेक्स्ट, मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे वित्त मंत्री थे जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। तथा देश में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय किनको जाता है, मोरारजी देसाई को, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया। तथा लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का श्रेय यानी अभी तक 8 बार जो बजट पेश करने का श्रेय वो किसको जाता है, डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी को। और बजट संबंधित सबसे लंबा अभिभाषण का जो श्रेय है वो भी डॉक्टर निर्मला सीतारमण जी को जाता है। और सबसे अहम, 2001 से पूर्व जो हमारा बजट होता था वो शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 2001 में यशवंत सिन्हा की पहल पर औपनिवेशिक परंपरा को तोड़ते हुए बजट प्रातःकालीन 11 बजे प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। नेक्स्ट, सबसे अहम बिंदु ये याद रखना, इसके कारण भी हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 2017-18 में केंद्रीय बजट में मुख्य 3 परिवर्तन किए गए। वो 3 परिवर्तन क्या थे, पहला, जो रेलवे बजट था उसे अलग से ना प्रस्तुत करके केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत करने की परंपरा शुरू हुई। दूसरा, जो बजट फरवरी के अंतिम माह में प्रस्तुत किया जाता था अब उसे फरवरी के पहले दिन प्रस्तुत किया जाने लगा, यानी 1 फरवरी को, ठीक है। तीसरा, योजनागत और गैर योजनागत जो खर्च हैं उनको समाप्त कर दिया गया। तो 2017-18 में जो पहला परिवर्तन किया गया कि जो रेलवे बजट है उसको केंद्रीय बजट के साथ मर्ज करके शुरू किया गया। इसका कारण क्या था, 1924 में अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसका नाम था एकवर्थ समिति।
इसको हम पृथक्करण समिति भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया कि रेलवे से संबंधित जो बजट था उसको अलग प्रस्तुत करते थे, यानी रेल बजट अलग से प्रस्तुत करते थे और केंद्रीय बजट अलग से प्रस्तुत करते थे। और यही परंपरा जो औपनिवेशिक काल से चली आ रही थी उसी को हम फॉलो किए जा रहे थे। लेकिन 2017 में एक समिति का जो गठन होता है, इसका नाम है विवेक देबरॉय समिति। विवेक देबरॉय समिति ने यह कहा कि जो औपनिवेशिक काल की जो परंपरा चली आ रही है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कारण दिया, तर्क दिया कि जब रेलवे जो बजट होता है ओवरऑल उसका जो आय व्यय जितना भी सब कुछ होता है उसको अंत में जो केंद्रीय बजट है उसमें ही कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तो इस बजट को अलग से क्यों प्रस्तुत करना, क्यों अलग से पारित करना, मितव्ययता भी होती है, समय की बर्बादी भी होती है। और सरकार ने उसके सुझाव को माना और अंततः जो रेलवे बजट है उसको केंद्रीय बजट में मर्ज कर दिया गया, सम्मिलित कर दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देबरॉय समिति 2017-18 में, ठीक है। दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो सरकार ने परिवर्तन किया वो क्या किया था कि जो बजट है फरवरी के अंतिम माह में प्रस्तुत किया जाता था वो फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को शुरू करने की परंपरा शुरू हुई। इसका कारण क्या था? सरकार क्या करना चाहती थी? विकास को बढ़ावा देना चाहती थी, विकास की गति को तीव्र करना चाहती थी, आधारभूत संरचना को मजबूत करना चाहती थी। और हम जानते हैं कि जो आधारभूत संरचना का जो विकास होता है उसका अर्थव्यवस्था पर जो गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। अब ये इसका कारण ये कैसे, मतलब 28 फरवरी से अगर हम 1 फरवरी को शुरू करते हैं तो कैसे इसका विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? देखिए, आप जानते हैं कि जो बजट जो 7 चरणों में पास होता है उसको पास होने में 70 से 80 या 60 से 70 दिन का समय लगभग लग जाता है, ठीक है। अब ये बजट 1 फरवरी को पेश हुआ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, यानी अप्रैल तक का समय लगभग इसमें लग जाता है, ठीक है। अब जब ये अप्रैल तक में लगभग पास होगा तो क्या होगा? जून में हम जानते हैं कि अगर 15 से 20 जून तक अगर मानसून नहीं आता है तो हम उसको सूखा घोषित कर देते हैं। तो यानी मई जून में बारिश शुरू हो जाती है, ठीक है। अब अगर जो बजट आया अब उस पर आप आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करें, सपोज आपने गड्ढा खोदा, नहर खोदा, सड़क बनवाई, तो वो खुदाई पड़ा रह गया। यानी जो अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना, अभी जो विकास चल रहा था अपनी पटरी पे, उस पर और हमने कीचड़ कर दिया। अगर यही पहले हो जाता, बजट पहले पास हो जाता, ये जो पहले पारित हो जाता, तो क्या होता? जो मानसून आने से पहले हम अपने विकास को गति दे पाते। और हम जानते हैं कि जब आधारभूत संरचनाओं का कुछ निर्माण करते हैं, सीमेंट से संबंधित, इत्यादि से संबंधित, और अगर बाद में बारिश होती है, आप जानते हैं मकान का जब निर्माण करते हैं तो बारिश इत्यादि जब होती है तो उससे मजबूती मिलती है ना। तो सपोज हमें सड़क बनवानी थी, हमारा बजट समय पे आया, हमने सड़क बनवाई और मानसून भी आ गया, बारिश भी हो गई, हमारी सड़क और मजबूत हो गई। एक नॉर्मल एग्जाम्पल था समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ कि जो बजट है यानी 28 फरवरी से हमने 1 फरवरी में शिफ्ट किया, इसने क्या किया? हमारे विकास को बढ़ावा दिया, हमारी आधारभूत संरचना को मजबूती प्रदान की। और जो आधारभूत संरचना है हम जानते हैं वो अर्थव्यवस्था के विकास में उसका गुणात्मक प्रभाव होता है। जो हमारी आधारभूत संरचना होती है, आधारभूत संरचना को हम सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड कहते हैं। और जो सार्वजनिक वस्तु होती है वो गैर प्रतिस्पर्धी, नॉन राइवल तथा गैर निष्कासित, नॉन एक्सक्लूडेबल होती है। तथा जो निजी वस्तु होती है यानी प्राइवेट जो गुड होता है वो क्या होता है? वो प्रतिस्पर्धी होती है, राइवल होती है तथा एक्सक्लूडेबल होती है यानी निष्कासित होती है। अब ये निष्कासित, गैर निष्कासित, प्रतिस्पर्धी, गैर प्रतिस्पर्धी, ये क्या होता है? देखिए, हमने क्या बोला कि जो निजी वस्तु है, प्राइवेट गुड है, वो क्या होती है? प्रतिस्पर्धी और निष्कासित, राइवल और एक्सक्लूडेबल। इसका क्या मतलब है? प्रतिस्पर्धी का मतलब होता है जब कोई वस्तु हम उपयोग कर रहे हो, सपोज मेरी कोई गाड़ी है, मेरा वाहन है, मैं उसको उपयोग कर रही हूं और उपयोग के दौरान वो किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रतिस्पर्धी। और निष्कासित क्या है? एक्सक्लूडेबल क्या है? उपयोग के बाद भी वो किसी के लिए उपलब्ध ना हो। जैसे मेरी गाड़ी अब मैं उपयोग कर चुकी हूं, मैंने रख दिया, तो क्या आप ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो निजी है, वो प्राइवेट है, मेरी है। तो इसको बोलते हैं निष्कासित, यानी प्रयोग के दौरान उपलब्ध ना हो तो उसको प्रतिस्पर्धी बोलते हैं, और प्रयोग के बाद भी उपलब्ध ना हो तो उसको निष्कासित बोलते हैं। तो जो निजी वस्तु होती है, पब्लिक गुड होता है, वो क्या होता है? प्रतिस्पर्धी और निष्कासित। और जो सार्वजनिक पब्लिक गुड होता है वो गैर प्रतिस्पर्धी, नॉन राइवल और गैर निष्कासित होता है, नॉन एक्सक्लूडेबल। गैर प्रतिस्पर्धी मतलब वो उपयोग के दौरान भी उपलब्ध हो, यानी अगर कोई पब्लिक बस जा रही है, आप चाहे उसे रोक के बैठ सकते हैं, पब्लिक ट्रेन, एयरपोर्ट इत्यादि कुछ भी, कोई और उपयोग कर रहा है, पब्लिक टॉयलेट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे उपयोग नहीं कर सकते, आप भी उपयोग कर सकते हैं, यानी उपयोग के दौरान भी उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं गैर प्रतिस्पर्धी, ठीक है। दूसरा है गैर निष्कासित, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब क्या? उपयोग के बाद भी वो उपलब्ध हो, यानी अगर कोई व्यक्ति पार्क में घूम रहा था और वो घूम के निकल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपके लिए उपलब्ध नहीं है, वो तब भी आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है। इसको बोलते हैं गैर निष्कासित। अब हम जानते हैं कि वित्त क्या है, फाइनेंस क्या है। आपको कहीं भी लोक वित्त शब्द मिले, ठीक है, यानी पब्लिक फाइनेंस वर्ड मिले, तो वो क्या है? वो सरकारी बजट से ही संबंधित शब्द है, ठीक है। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस शब्द का जो संबंध है वो किससे है? सरकारी बजट से, ठीक है। तो फाइनेंस, वित्त, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है प्राइवेट फाइनेंस, निजी वित्त, और एक होता है पब्लिक फाइनेंस, सार्वजनिक वित्त।
निजी वित्त क्या होता है? जब कोई व्यक्ति या कोई कंपनी फर्म, यानी किसी व्यक्ति या कंपनी फर्म द्वारा जो बजट तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं प्राइवेट। और जब सरकार द्वारा बजट तैयार किया जाता है तो उसको बोलते हैं पब्लिक या सार्वजनिक बजट। ठीक है, अच्छा दोनों में अंतर क्या होता है? जो किसी निजी व्यक्ति या कंपनी या फर्म द्वारा तैयार किया जाता है बजट, उसमें और सरकार के बजट में अंतर क्या होता है? जो प्राइवेट जो फाइनेंस होता है, यानी जो निजी वित्त होता है, उसमें क्या होता है? आय को देखकर खर्च का निर्धारण किया जाता है। हमारी इनकम कितनी है उस हिसाब से हम अपने खर्च का निर्धारण करेंगे, ये प्राइवेट वित्त में होता है। लेकिन सरकारी वित्त में क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस में यानी सार्वजनिक जो वित्त होता है, सरकारी जो बजट होता है, उसमें खर्च को देखकर प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। यानी खर्च से पूर्व ही वो प्राप्ति का निर्धारण कर लेते हैं कि हमें कहां कहां से इनकम करनी है और फिर कहां कहां खर्च करना है। ठीक है, ये अंतर होता है। यानी जो प्राइवेट होता है उसमें क्या होता है? आय यानी प्राप्ति को देखकर खर्च का निर्धारण किया जाता है, और जो सरकारी होता है, सार्वजनिक होता है, उसमें क्या होता है? खर्च को देखकर प्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बजट टॉपिक को ही कंटिन्यू रखेंगे कि बजट के कितने भाग होते हैं, जैसे राजस्व बजट हो गया, पूंजीगत बजट हो गया, ये क्या होते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप स्माइल।